नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग ये प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट अगर अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस का, उसमें 38 क्वेश्चन आने हैं जीएस से। कितने आने हैं दोस्तों क्वेश्चन? 38 क्वेश्चन आने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं और ये उम्मीद है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो दोस्तों, अधिक देर ना करते हुए आप भी अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इन क्वेश्चन के जवाब देने का प्रयास करिए। चलिए, अधिक देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम जानेंगे पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं उनमें पृथ्वी की एक गति होती है दैनिक गति। कैसी गति होती है? दैनिक। जब पृथ्वी अपना एक रोटेशन, जिसे बोलते हैं रोटेशन करना, क्या बोलते हैं? रोटेशन। पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी का घूर्णन। तो देखिए, जब पृथ्वी अपनी दैनिक गति करती है तो उसमें दोस्तों क्या क्या होते हैं? तो दिन और रात का होना इसी गति कारण होता है। दिन और रात का होना दैनिक गति कारण होता है। मौसम परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? मौसम परिवर्तन। जो मौसम परिवर्तन होता है वो भी पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही होता है। अब दोस्तों, एक जो पृथ्वी गति होती है वो होती है रेवोल्यूशन। कौन सी होती है दोस्तों? रेवोल्यूशन। जब जो क्या होता है, अर्थ जो होती है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं दोस्तों? परिक्रमण। अब देखिए दोस्तों, इस परिक्रमण के कारण, अर्थ का जो परिक्रमण होता है उसके कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। तो अगर आपसे पूछा जाए ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है, तो वो होता है परिक्रमण के कारण, यानी पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण। लेकिन यहाँ पूछा है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तो किसके कारण होता है? तो रोटेशन, यानी पृथ्वी की दैनिक गति कारण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। छमाही गति कारण कोई गति नहीं है, तिमाही गति कारण तो ये तो गलत ऑप्शन है बिल्कुल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा भी हम कुछ पॉइंट याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जो हमारी अर्थ है, अब अर्थ में देखिए, जो अर्थ है उसमें अर्थ को अगर हम बीच से एक लाइन खींचे तो दो पार्ट होते हैं। ये होता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये हमारा होता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है हमारा 21 जून को। कब होता है? 21 जून। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा जो दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर। कब होता है दोस्तों? 22 दिसंबर। एक क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाता है कि कौन से ऐसे दिन होते हैं जब दिन और रात, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं दोस्तों। तो कौन कौन सी तारीख होती है? तो होता है 21 मार्च, आपको याद रखना है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर, ये दोनों ऐसी तिथियां होती हैं जब यहाँ पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। एक दो टर्म और हैं, वो हैं अपसौर और उपसौर। कौन से? अपसौर और उपसौर। तो दोस्तों, अपसौर तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच जो होती है मैक्सिमम दूरी होती है। पृथ्वी से सूर्य की बीच मैक्स दूरी होती है, मैक्सिमम दूरी होती है, तो इसे बोलते हैं अपसौर। यानी इस समय जो पृथ्वी होती है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, और ये कब होती है? 4 जुलाई को दोस्तों। कब होती है? 4 जुलाई, आपको याद रखना है। और उपसौर जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि मिनिमम दूरी होती है, मिनिमम। तो ये होता है आपका 3 जनवरी को दोस्तों। क्या होता है? 3 जनवरी को। तो आपको ये इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। तो अपनी कॉपी में ज़रूर लिखते रहें और प्रैक्टिस को अपने बहुत ही बढ़िया करते रहें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, मछली की किस्मों के तलमंत्री प्रकार कहाँ पाए? तो ये है तलमज्जी, तलमज्जी, तलमज्जी प्रकार। देखिए, किस्मों के तलमज्जी प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है समुद्र के गहरे पानी में। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के गहरे पानी में। क्योंकि समुद्र के गहरे पानी में जब आप देखेंगे तो यहाँ मछलियों के तलमज्जी प्रकार पाए जाते हैं। इसके बाद, इसके अलावा हम देखें ध्रुवीय क्षेत्रों में, देखिए दोस्तों, इन क्षेत्रों में जो होता है वो टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं दोस्तों? टुंड्रा वनस्पतियाँ, टुंड्रा वनस्पतियाँ।
जैसे आपको यहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों में आप जाएंगे तो आपको शैवाल, लाइकेन और काई, ये अगर ये पूछा जाए कहाँ पाए जाते हैं तो ये आप दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्रों में लगा सकते हैं। खुले समुद्र की सतह पर आपको दोस्तों डॉल्फिन, व्हेल आदि समुद्री जीव मिलेंगे आपको, क्योंकि इस खुले समुद्र की सतह की बात करी जा रही। भूमध्य रेखीय, अब दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो सर्वाधिक जैव वो दोस्तों हमारे कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं, सर्वाधिक जैव विविधता दोस्तों ये पाई जाती है। तो विभिन्न तरह की स्पीसीज जो पाई जाती हैं वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के निकट पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र के गहरे पानी में तलमज्जी प्रकार मछलियों के पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक देश बनकर उभरा है? अब दोस्तों ये हमारे करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो कौन सा देश है जो शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक देश बनकर उभरा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। क्या आंसर है इसका? तमिलनाडु। इसके अलावा दोस्तों हम जानेंगे कर्नाटक के बारे में जान लें। राजधानी क्या है दोस्तों इसकी? बेंगलुरु है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956। ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस समय कहीं से भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। और अगर हम बात करें यहाँ के जो राज्यपाल हैं कौन है इस समय, तो थावरचंद गहलोत। कौन है दोस्तों? तो इसके जो राज्यपाल हैं वो हैं थावरचंद गहलोत। और दोस्तों बताइए इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया। कौन है दोस्तों? सिद्धार्थ मैया। ठीक, तो ये इसके मुख्यमंत्री हैं। इसकी बात करें ओडिशा की दोस्तों, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। और इसकी स्थापना कब हुई थी भुवनेश्वर की? तो 1 अप्रैल 1936। कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1936। अगर इसके राज्यपाल की बात करें तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखना है, वो बदल चुके हैं इस समय, रघुबर दास। क्या नाम उनका? रघुबर दास। और अगर ओडिशा के मुख्यमंत्री की बात करें तो दोस्तों सभी को पता है कौन है? नवीन पटनायक। कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक। इसके अलावा अगर केरल की बात करें, केरल की, तो केरल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के दोस्तों राज्यपाल कौन है इस समय? तो केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो इसके पिनराई विजयन। ठीक है दोस्तों। और अगर हम लास्ट अपने ऑप्शन तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के कौन है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई दोस्तों, चेन्नई। स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और आर एन रवि राज्यपाल हैं, जबकि एम के स्टालिन जो हैं वो इसके मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। तो इतनी बातें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य ने राज्य के परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए 1 टैप 1 ट्री अभियान शुरू किया है? इसका मतलब है दोस्तों कि अगर किसी को भी पानी कनेक्शन लेना है तो उससे पहले उसको एक पौधा लगाना रहेगा। तो बहुत अच्छी योजना है और ये शुरू करी गई है उत्तर प्रदेश में। कहाँ शुरू करी गई? उत्तर प्रदेश में। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश से इसकी राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है दोस्तों। क्या है? लखनऊ। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगर बात करें यहाँ लोकसभा कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की हैं 80 सीटें। लोकसभा की 80 सीटें हैं दोस्तों। और राज्यसभा की कितनी हैं? 31 सीटें। आपको याद रखना है इस तरह से। अगर हम बिहार की बात करें दोस्तों, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च
1912 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस समय राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र, क्या नाम है इनका, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। क्या नाम है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों इसके, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। अगर हम यहाँ बात करें कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो बिहार में अगर लोकसभा राज्यसभा की सीटें बात करें तो वहाँ पर लोकसभा की 40 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 16 सीटें, आपको याद रखना है। इसी तरह महाराष्ट्र की अगर बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र तो राजधानी क्या है, मुंबई। स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1 मई 1960 में। कब हुई थी, 1 मई 1960। और रमेश बैस यहाँ के कौन हैं, रमेश बैस राज्यपाल हैं, जबकि एकनाथ शिंदे, क्या नाम इनका, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की 48 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की 19 सीटें यहाँ पर महाराष्ट्र में। इसके बाद है मध्य प्रदेश दोस्तों, क्या है, एमपी हमारा, एमपी की बात करें राजधानी की क्या है, तो भोपाल। क्या है, भोपाल। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके राज्यपाल कौन है, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। क्या नाम इनका, मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो नए बिल्कुल मुख्यमंत्री बने हैं, क्या नाम इनका, डॉक्टर मोहन यादव। क्या नाम इनका, डॉक्टर मोहन यादव। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। और अगर लोकसभा और राज्यसभा की बात करी जाए तो लोकसभा की 29 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो संविधान में संशोधन दोस्तों, देखिए एक संविधान संशोधन तो पहले किया जा सकता है साधारण बहुमत द्वारा, बिल्कुल सिंपल तरीके से किया जाता है साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत से यानी कि बस बहुमत अगर मिल गया है तो आप कर सकते हैं। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 2 और 3 में भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये संसद के पास साधारण बहुमत से ही संसद किसी भी संविधान में संशोधन कर सकती है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 368 है दोस्तों, हमारा अनुच्छेद 368 है, इसमें संविधान संशोधन 2 तरीके से और हो सकता है। एक होता है विशेष बहुमत से, ठीक। इसके अलावा अगर आधे राज्य द्वारा साधारण बहुमत से भी हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं दोस्तों। बहुमत है तो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो कितने तरीके हो गए दोस्तों, साधारण बहुमत से और अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत द्वारा, और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत से भी हम लोग संविधान संशोधन कर सकते हैं। तो इसकी कितनी पद्धतियाँ हो गई, 1, 2 और 3 दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछा गया है दोस्तों। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 40 में। किस में कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 40 में। इसके अलावा हम अगर बात करें कि अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 38 में कहा गया है राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। ऐसी बात कही गई है इसमें अनुच्छेद 38B में कि राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दोस्तों, ये कहा गया है अनुच्छेद 38 में। जबकि अनुच्छेद 36 की बात करें तो इसमें तो राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा नीति से उसका पहला है ये। और इसके बाद अगर 39A की बात करें तो सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता जो है वो इस अनुच्छेद के माध्यम से हम लोगों को मिल सकती है। वो है सामान्य न्याय व निःशुल्क
कानूनी सहायता। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर, क्या होता शहर है? दीनपना शहर की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों क्या आंसर है इसका? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं ने। किसने रखी थी? हुमायूं ने। यमुना नदी के तट पर दिल्ली में कहाँ रखी? दिल्ली में दीनपना शहर की नींव हुमायूं ने रखी थी। और इस नगर की स्थापना उन्होंने कब की थी? 1533 में। कब की थी दोस्तों? 1533 ईस्वी में। ठीक, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे। पहली चीज़ तो इन्होंने कहाँ बनाया था ये? तो दिल्ली में। कहाँ दोस्तों बनाया था? दिल्ली में। और इस नगर की स्थापना, मुगल बादशाह ने इस नगर की स्थापना कब की थी? तो 1533। 2 पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए हम लोग दोस्तों और भी जो अकबर के कार्य हैं वो देख लेते हैं। अकबर, महत्वपूर्ण कारण इनके ये हैं कि सबसे पहले उन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। अकबर ने क्या किया था? दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो अकबर ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो आपको याद रखना है 1562 में। इसके अलावा तीर्थ यात्रा कर किसने ख़त्म कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। किसने कर दिया था दोस्तों? अकबर ने किया था 1563 में। एक महत्वपूर्ण जजिया कर किसने समाप्त किया दोस्तों? आपसे पूछा जा सकता है जजिया कर किसने समाप्त किया? तो अकबर ने ही किया था। इन्होंने कब जजिया कर समाप्त किया था? तो 1564 में इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है फतेहपुर सीकरी, जैसे इस तरह पूछा गया दीन पना, यहाँ पूछ लिया गया दीन पना शहर की नींव किसने रखी थी? इस तरह फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अकबर ने की थी। और कब की थी इसकी स्थापना? 1571 में। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। दीन ए इलाही का संस्थापक कौन था? दीन ए इलाही। तो ये अकबर ने इनकी स्थापना की थी 1582 में। कब की थी दोस्तों? 1582 में। आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें शाहजहाँ की, अगर बात करें तो देखिए शाहजहाँ के महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो देखिए देख लेते हैं। शाहजहाँ की अगर बात करें तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो वो शाहजहाँ के काल को कहा जाता है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहाँ का काल था। और इन्होंने किसका निर्माण कराया था? तो सबसे पहले दिल्ली का लाल किला। दोस्तों आपको याद रखना है, दिल्ली का जो लाल किला है वो किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। इसके अलावा दीवाने आम, दीवाने खास, बात करें दिल्ली का जामा मस्जिद। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने और मोती मस्जिद, ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। और भी चीज़ें बनवाई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। रिक्त स्थान एक तरीका है जिसमें दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फ़ोन लाइन के साथ अनधिकृत रूप से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों जी हम लोग ने पिक्चरों में भी देखा है कि किसी दो लोगों की बातों को कोई तीसरा पर्सन सुन सकता है, तो वह किसके माध्यम से हो सकता है? अब देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा वायर टैपिंग। यस, तो दोस्तों यही बिल्कुल सही आंसर है इसका कि ये होता है वायर टैपिंग के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायर टैपिंग के द्वारा ऐसा हो सकता है, वायर टैपिंग। इसके अलावा दोस्तों ये है रूट किट। अब देखिए दोस्तों रूट किट क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है। ये दोस्तों क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है। और ऐसा कलेक्शन होता है जैसे कई जगह प्रोग्राम हो रहे थे, कुछ प्रोग्राम ऐसे बनाए जाते हैं जहाँ पर नॉर्मली सॉफ्टवेयर काम नहीं करते हैं, लेकिन रूट किट ऐसा एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है कि ये वहाँ पर भी प्रयोग कर लिया जाता है जहाँ पर नॉर्मली जो ऐप सॉफ्टवेयर होते हैं अलाउ नहीं होते हैं, और वहाँ पर इसका प्रयोग गलत तरीके से होता है डाटा को चुराने में। तो रूट किट इसका काम करता है। इसके अलावा देखिए स्पाईवेयर क्या होता है दोस्तों? तो स्पाईवेयर ये जो होता है ये एक मलवेयर होता है। क्या होता है दोस्तों? मलवेयर होता है। स्पाईवेयर जो होता है वो मलवेयर होता है,
जो कि बिना यूज़र की परमिशन के उसकी डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है, बिना यूज़र की परमिशन के उसकी डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है और डाटा चुराने का काम करता है। तो ये देखिए स्पाईवेयर, ये भी बिल्कुल एक गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, रूट किट भी गलत तरीके से, ये सारी डिवाइसेस, वायर टैपिंग भी गलत तरीके से इस्तेमाल होता है दोस्तों। लेकिन इसका जो सही है जवाब वो है वायर टैपिंग इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल लिख लें आप, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए दोस्तों बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आपने आते जाते ये सड़क पर देखा भी होगा ये वाला। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है दोस्तों, क्या अर्थ है इसका? इसका सही जवाब है दोस्तों कि आगे सड़क पतली है। क्या है इसका? आगे सड़क पतली है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। तो किसने जीता है ये? तो ये दोस्तों जीता है भारत ने। भारत ने किसको हराकर जीता है दोस्तों? तो भारत ने, ये जो मैच हुआ था फाइनल वो था भारत और ईरान के बीच। किसके बीच हुआ था? भारत वर्सेस ईरान के बीच, जिसमें से भारत ने ये खिताब जीत लिया है और 42-32 के स्कोर से ईरान को हराया है दोस्तों। 42-32 के स्कोर से भारत ने इसको ये जीत लिया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। संक्रमण एस्कारियासिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये बायो का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परजीवी गोलकृमि। तो दोस्तों जो एस्कारियासिस जो होता है वो परजीवी गोलकृमि नामक जो एक ये होता है, इसके कारण ये संक्रमण होता है। ये छोटी आंत में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है, जिसके कारण ये रोग हो जाता है। और इसके लक्षण क्या है दोस्तों? तो इसके है त्वचा पर हल्के हल्के, इसके लक्षण दोस्तों लिख लीजिए बिल्कुल। त्वचा पर चकते के निशान पड़ जाते हैं। हल्का बुखार है दोस्तों, ये इसका लक्षण है, हल्का बुखार का बना रहना। खांसी, सांस फूलना, ये सब दोस्तों क्या है? इसके लक्षण हैं। अब दोस्तों ये जो बीमारी है, ये जो संक्रमण है, ये गंदी जगहों या गंदे वातावरण में रहने से ऐसा हो जाता है। तो गंदे वातावरण से बचना चाहिए, इस अगर बीमारी को दूर करना है गंदे वातावरण से बचना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसका ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 किस राज्य में शुरू किया गया है दोस्तों? तो आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एमपी में, कौन से राज्य में दोस्तों? एमपी में। एमपी का कौन सा जिला है? तो शहडोल में। कहाँ पर? शहडोल में। एमपी के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का क्या किया है दोस्तों? उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, और इसका उद्देश्य है कि इस जो बीमारी की चुनौतियों से निपटना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कहाँ को इस राज्य में शुरू किया गया है? तो वो मध्य प्रदेश में किया गया है इसका उद्घाटन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ पर किया है? तो एमपी के शहडोल में दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। वह सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक पहुंचाना है दोस्तों, यानी आरोही क्रम में चलना है हमें। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से जो है अंगीकार हुआ। दोस्तों उद्देश्य संकल्प कब हुआ था अंगीकार? तो ये हुआ था 22 जनवरी 1947। कब हुआ था? 22 जनवरी 1947। राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार कब किया गया? दोस्तों हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जब झंडा फहराया जा रहा था उससे पहले ही हो गया था, 1947 झंडा फहराया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत हुआ था। इसके बाद बात करें, संविधान जो था वो सभा द्वारा पारित और स्वीकृत कब हुआ था? तो इसको सभी को पता है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार हुआ था। 26 नवंबर 1949। इसके बाद जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में कब अंगीकृत हुआ था? तो ये हुआ था 24 जनवरी
1950 को जनगण मन राष्ट्रीय गान कहे या राष्ट्रीय गीत कहे, दोनों ही 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुए थे। अब देखिए दोस्तों, क्या हमारा ऑप्शन होगा, सबसे पहले क्या हुआ था, तो ये हुआ था सबसे पहले 22 जनवरी 1947, ये नंबर 1 पे रहेगा। इसके बाद 22 जुलाई 1947 नंबर 2 पे, ये 1949 26 नंबर 3 पे, और ये रहेगा चौथे नंबर पे। यानी बिल्कुल सही क्रम है, ABCD हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को महामारी विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, महामारी विज्ञान। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे आहार विज्ञान क्या होता है। तो दोस्तों, आहार द्वारा विभिन्न रोगों का उपचार और नियंत्रण तथा लोगों को उपचारात्मक पोषण की जानकारी देना जो होता है, ये सब किस में आता है, आहार विज्ञान में। किस में आता है कि विभिन्न रोगों का उपचार देना, विभिन्न रोगों का उपचार, ठीक, आहार द्वारा, किसके द्वारा, आहार द्वारा विभिन्न रोगों को उपचार देना, उसका नियंत्रण करना, क्या करना, नियंत्रण करना दोस्तों, लोगों को उपचारात्मक पोषण की जानकारी देना, क्या क्या करना, उपचारात्मक पोषण की जानकारी दोस्तों, ये जो दिया जाता है आहार के द्वारा, ये सब आता है आहार विज्ञान में। अगर हम बात करें प्रतिरक्षा विज्ञान में, तो सभी प्राणियों के प्रतिरक्षा तंत्रों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, सभी प्राणियों के प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम का अध्ययन, प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन दोस्तों, प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन जो होता है वो होता है प्रतिरक्षा विज्ञान। ठीक है, प्रोक्टोलॉजी होता है वो गुदा रोग चिकित्सा जो होती है, गुदा रोग चिकित्सा का जो अध्ययन होता है, चिकित्सा जो होती है, इसको कहते हैं प्रोक्टोलॉजी। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ दोस्तों। संघीय संसद जो है राजसूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है, बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम डैश के द्वारा समर्थित हो। दोस्तों, बिल्कुल ये फैक्चुअल बात कही है संविधान में कि संघीय संसद जो है राजसूची के विषय में कानून बना सकता है, बशर्ते वो क्या हो कि कम से कम उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 भाग हो। कितना हो, 2/3 हो, तो वह राजसूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ये बात। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वर्ष 2005 में वह कौन सा अभियान चलाया गया दोस्तों, कौन सा अभियान चलाया गया जिसमें 25,000 लोगों ने 350 किलोमीटर पद यात्रा की, सरकार पर यह दबाव डालने के लिए कि वह सबसे निर्धन वर्गों की भूमि अधिकार संरक्षित करने के लिए भूमि सुधार हेतु कुछ निर्दिष्ट कदम उठाए। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा अभियान था, तो वो था जनादेश अभियान। कौन था, जनादेश अभियान 2005 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना है, ये 2005 में हुआ था। इस अभियान में 25,000 लोगों ने 350 किलोमीटर पदयात्रा की थी और सरकार पर यह दबाव डालने के लिए कि वह सबसे निर्धन वर्गों के भूमि अधिकार संरक्षित करने के लिए, भूमि सुधार के लिए बहुत निर्दिष्ट कदम उठाएं। बिल्कुल सही बात कही गई है। तो कौन सा वो अभियान था, तो वो था जनादेश अभियान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। डैश का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। बिल्कुल दोस्तों, तो वो ऐसे कौन से अपराध होते हैं, तो दोस्तों ऐसे अपराध होते हैं जो बहुत ही गंभीर होते हैं, जैसे हत्या, बलात्कार, चोरी, अपहरण। ये ऐसे अपराध हैं, जिसमें बिना वारंट के ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और ऐसे जो अपराध होते हैं उसे कहते हैं संज्ञेय अपराध। जो असंज्ञेय, अब दोस्तों ये है असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी के साथ दुर्व्यवहार करे, क्या करे, दुर्व्यवहार करे, बिना जख्म के दोस्तों, बिना जख्म के हाथापाई करे,
ये बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते, इसमें इसे असंज्ञेय अपराध कहते हैं। इसके बाद है जमानत योग्य अपराध। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें जमानत हो जाती है दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनमें जमानत नहीं होती है। तो ऐसे जो होते हैं अपराध उन्हें कहते हैं गैर जमानती अपराध दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा संज्ञेय अपराध, जिनमें ये बहुत ही गंभीर अपराध आते हैं। इनमें पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए दोस्तों, प्लाइकोलाइसिस कोशिका के डैश में होता है, कोशिका के कहाँ होता है? तो दोस्तों प्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब दोस्तों हम अगर नाभिक की बात करें यहाँ पर, तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखना है, इसे नाभिक को क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का दिमाग अगर पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो वो नाभिक को ही कहा जाता है। और नाभिक की दोस्तों खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने। और दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी? तो 1831 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1831 में की थी। अब अगर दोस्तों हम यहाँ लाइसोसोम की बात करें, लाइसोसोम, तो इसकी खोज सबसे पहले तो इसकी खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने की थी। क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने इसकी खोज दोस्तों की थी। कोशिका के अंदर पाचन कार्य करेगा। लाइसोसोम क्या करता है? कोशिका के अंदर पाचन कार्य कौन करता है? लाइसोसोम। ठीक दोस्तों, इसके बाद अब हम बात करें राइबोसोम की। किसकी बात करते हैं? राइबोसोम की। अगर राइबोसोम की बात करें तो दोस्तों ये भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? तो जॉर्ज ई पैलाडे ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज ई पैलाडे ने इसकी खोज की थी दोस्तों। कोशिका का सबसे छोटा अंग अगर कोई है तो वो है राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन है? राइबोसोम। ठीक दोस्तों, यह प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। मुख्य कार्य जो होता है, मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना दोस्तों। क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने जानी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर बताने से पहले हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप हमेशा याद रखेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति रिवर्सेबल होता है किसके? उपराष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति के। यानी दोस्तों पहले यहाँ बात करें त्यागपत्र। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। लेकिन अगर हम बात करें शपथ की, तो राष्ट्रपति के रिवर्सिबल में हमें किसे रखना है? राष्ट्रपति के रिवर्सिबल में रखना है चीफ जस्टिस को। मुख्य जो सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के, तो ध्यान रखिए कि सर्वोच्च न्यायालय का जो चीफ जस्टिस है वो किसको शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाएंगे? वो चीफ जस्टिस को दिलाएंगे। अगर हम बात करें इसी तरह राज्यपाल किसको शपथ दिलाते हैं? तो चीफ जस्टिस के, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। और जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो किसको शपथ दिलाएगा? राज्यपाल को। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, आप इस तरह याद रखेंगे। और दोस्तों प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। तो हमारा ऑप्शन देखिए क्या है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय के, और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। इसी तरह राज्यपाल जो होते हैं मुख्य जो चीफ जस्टिस होते हैं
उच्च न्यायालय के उनको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं ये चीफ जस्टिस। इसके बाद बात करें प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, तो वो राष्ट्रपति। तो आपको इतने बातें याद रखनी है दोस्तों। और ये जो है त्याग पत्र वाली बात हम लोगों ने करी है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि राज्यपाल। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारतीय डैश जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख भूमिका निभाते हैं, तो कौन निभाते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं मंत्रिमंडल सचिव। कौन होते हैं, मंत्रिमंडल सचिव यानी कैबिनेट सचिव भी कहा जाता है। जो कैबिनेट सचिव होते हैं ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और दोस्तों वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है इस समय, तो वर्तमान में है राजीव गौबा। क्या नाम है उनका, राजीव गौबा नाम है उनका, जो वर्तमान में मंत्रिमंडल सचिव हैं। और ये इसका सही जवाब है दोस्तों। हो गया हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और अगर दोस्तों यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स और देख लें कि मुख्य न्यायाधीश जो है पूछे गए हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो इनका नाम है DY चंद्रचूड़, धनंजय Y चंद्रचूड़। ये भारत के कौन है, मुख्य न्यायाधीश। अगर बात करें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो दोस्तों वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, मुर्मू है। और अगर बात करें भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, तो वो हैं दोस्तों R वेंकट रमणी। कौन है, R वेंकट रमणी है। और कौन से नंबर के हैं दोस्तों, तो 16वें नंबर के। कौन से हैं दोस्तों, 16वें नंबर के आप याद रखेंगे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप चैनल में हमारे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।